बिहार की राजधानी पटना में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। वो लोग ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे, जिसके पूरा न होने पर उनका गुस्सा भड़क उठा और उन लोगों ने यूनिवर्सिटी में नारेबाजी शुरू कर दी। हाथों में पोस्टर लिए छात्रों ने पहले तो कॉलेज के मेन गेट के सामने विरोध जताया और फिर सामने की सड़क पर भी कब्जा कर लिया। छात्रों ने आरोप लगाया कि उनकी परीक्षा की तारीख कई बार बढ़ा दी गई, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। किसी भी यूनिवर्सिटी दिखे, उन लोग 4th सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, हमारा 2nd सेमेस्टर चल रहा है सर। अभी हमारा डिग्री कब दिया जाएगा? देखते ही देखते वो लोग हंगामे पर उतर आए। छात्रों ने वहां से गुजरने वाली कारों और मोटरसाइकिलों को रोकना शुरू कर दिया। साथ ही यूनिवर्सिटी तक आने वाले ई रिक्शाओं को तो कई छात्र मिलकर पीछे धकेलते भी दिखे। उन लोगों ने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी में कोरोना के मामले सामने आने के बावजूद उनकी ऑनलाइन परीक्षा की मांग को नहीं माना गया। हम लोग को कॉलेज में जब चेकअप हुआ था तो वहाँ पे 42 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे सर, जिनमें से 40 स्टूडेंट थे। इस विरोध प्रदर्शन की वजह से वहां लंबा जैम लग गया। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए छात्रों को समझाया, तब जाकर वो सड़क से हटने को राजी हुए। सौभाग्य की एक बात है कि पटना में हंगामा कर रहे छात्रों का आरोप है कि उनका एकेडमिक सेशन पहले ही 8 महीने देरी से चल रहा है और अब 27 जनवरी से होने वाली परीक्षाएं कोरोना की वजह से टल गईं। उन्होंने दावा किया कि इसी वजह से वो लोग लगातार ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन परीक्षाओं को ऑफलाइन कराने पर अड़ा है, जिसके बाद उन्हें यह विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। महाराष्ट्र के वर्धा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बीजेपी विधायक के बेटे समेत 7 मेडिकल छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। हादसे से ठीक पहले 7 लोग देवली से वर्धा के लिए निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में तेज रफ्तार होने की वजह से उनकी कार का संतुलन बिगड़ गया और वो पुल से नीचे जा गिरी। इस हादसे में तिरोड़ा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक विजय रहांगडाले के बेटे आविष्कार रहांगडाले के अलावा 6 मेडिकल छात्रों की भी मौत हो गई। इस हादसे में गाड़ी के परखचे उड़ गए। अगला हिस्सा तो पूरी तरह चकनाचूर हो गया, क्योंकि बताया गया कि जिस गाड़ी में ये 7 लोग सवार थे वो तेज रफ्तार में थी। रफ्तार भी इतनी कि कार का संतुलन बिगड़ा तो ड्राइविंग सीट पर बैठा छात्र उसे काबू में नहीं कर पाया और आखिरकार गाड़ी पुल की बाउंड्री वॉल को तोड़ते हुए नीचे नदी में जा गिरी। हालांकि जिस जगह गाड़ी गिरी वहां पानी नहीं था और हादसे के बाद उसे वहां से निकालने के लिए कुछ लोग जुट गए, इस आस में कि जो लोग उसमें सवार हैं उनकी जान बचाई जा सके। कार को धक्का लगाया गया, लेकिन गाड़ी से 7 छात्रों के शव निकले। इस घटना की जानकारी मिलने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर दुख जताया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्विटर के जरिए इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार वालों को सांत्वना दी। सौभाग्य की एक बात है कि भीषण सड़क हादसा एक रोज पहले रात 11:30 बजे के लगभग हुआ, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस को शुरुआती जांच में यह मामला शराब पीकर गाड़ी चलाने का लग रहा है। बड़ी खबर आई अमेरिका और रूस के बीच युद्ध छिड़ने की आशंका से जुड़ी। अमेरिका ने रूस से जंग लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। उसने अपने लगभग 8,500 सैनिक अलर्ट पर रखे हैं, ताकि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करे तो अमेरिका अपने जवानों को मैदान में उतार सके। इतना ही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन जैसे देशों से 80 मिनट तक वीडियो कॉल पर बात भी की। नेटो ने भी अपनी सेना स्टैंड बाय पर रखी है और उसके कुछ सदस्य देश तो रूस के बिल्कुल पड़ोस में अपने लड़ाकू विमान और जंगी जहाज भेजने की तैयारी कर रहे हैं। संदीप बोल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, और क्या पता चल रहा है? जी बिल्कुल किशोर, जिस तरीके से लगातार यूक्रेन की सीमा पर जो है रूस अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ा रहा है, तकरीबन 1 लाख सैनिक वहां पे है। ऐसे में ये इस बात का एहसास हो रहा है, इस बात की आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि रूस जो है वो यूक्रेन पर हमला कर दे। लिहाजा नेटो फोर्सेस, अमेरिका जो है वो लगातार बातचीतों का दौर जारी है और जो क्राइसिस टॉक्स जो थे, जो बातचीत थी, उसमें ये तय किया गया कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया या कोई भी कार्रवाई की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, यहाँ तक कि उन पर सैंक्शन भी लगाया जा सकता है। अब तक तो अमेरिका ने रूस के यूक्रेन पर हमला करने का डर जताया था। इस डर में यूक्रेन में अपने दूतावास को खाली कराना उसने शुरू कर दिया था, लेकिन अब तो उसने रूस से जंग की तैयारी ही शुरू कर दी और अकेला अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे उसके साथी भी मानकर चल रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला करने वाला है, जिससे दोनों के बीच लड़ाई होगी। और यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने तो साफ चेतावनी दी कि लड़ाई दर्दनाक और खूनी हो सकती है। इसी वजह से अमेरिका ने अपने करीब 8,500 सैनिक हाई अलर्ट पर रखे हैं, ताकि जैसे ही रूस यूक्रेन पर हमला करे, अमेरिका तुरंत अपने जवानों को पूर्वी यूरोप यानी रूस के ठीक बगल में लड़ने उतार दे। वहीं अमेरिका और फ्रांस जैसे 30 देशों के अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन नेटो ने भी अपनी बाजुएं चढ़ा ली हैं। अगर रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला तो नेटो अपने रिस्पांस फोर्स एक्टिवेट कर सकता है। अपनी नेटो की रिस्पांस फोर्स उसके सदस्य देशों के 40,000 सैनिकों की ऐसी दमदार फौज है जो जल, थल और वायु तीनों सेनाओं को मिलाकर बनी है।
जरूरत पड़ने पर नेटो अपनी ये फौज तुरंत कहीं भी तैनात कर सकता है। हालांकि ये स्ट्रैटेजी तो तब के लिए है जब रूस की सेना यूक्रेन में घुसेगी, लेकिन नेटो ने अभी से ही अपनी फौज स्टैंड बाय पर रख दी है। वहीं डेनमार्क, स्पेन, फ्रांस और द नेदरलैंड्स जैसे नेटो सदस्यों ने तो पूर्वी यूरोप यानी रूस के बिल्कुल पड़ोस में और भी फाइटर जेट और जंगी जहाज भेजने शुरू कर दिए हैं। युद्ध होने की सूरत में रूस को किसी तरह घेरा जाएगा, उस रणनीति को बनाने के लिए भी अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, यूरोपियन यूनियन और नेटो के चीफ के साथ 80 मिनट तक वीडियो कॉल पर बात की। मीटिंग में सबने यह माना कि रूस के तल्ख तेवरों से निपटने के लिए बाकी देशों का साथ आना बेहद जरूरी है। इसके बाद सभी देशों ने यह फैसला किया कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उस पर बिना देर किए इतने सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे जैसे आज तक नहीं लगाए गए। मतलब अमेरिका और उसके साथियों को पानी अब सिर से ऊपर जाता दिख रहा है। वो रूस के तेवरों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहे। अमेरिका के पास जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो साफ इशारा कर रहा है कि रूस यूक्रेन पर कब्जा जमाने की प्लानिंग कर रहा है और वहां की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है। ब्रिटेन का विदेश मंत्रालय भी दावा कर चुका है कि रूस यूक्रेन पर कब्जा जमाकर वहां अपने आदमी को सरकार में बैठाना चाहता है। अमेरिका और बाकी देशों का डर यूं ही नहीं है, उसके पीछे ठोस वजह है। रूस पिछले कुछ महीनों से पड़ोसी यूक्रेन के बॉर्डर पर अपने 1 लाख सैनिक तैनात किए हुए। बॉर्डर पर इतने सैनिक लाकर खड़े करने के पीछे अमेरिका को एक ही वजह लगती है कि रूस यूक्रेन की जमीन पर नजरें गड़ाए बैठा है। इसी वजह से अमेरिका बीते 1 हफ्ते में यूक्रेन को लगभग 90 टन की हथियारों की खेप भेज चुका है, ताकि अगर रूस उस पर हमला करे तो यूक्रेन उसका जवाब दे सके। और फिर रूस का यूक्रेन पर हमले का इतिहास भी रहा है, बहुत ही ताजा इतिहास। 2014 में रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी इलाके क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था और आज वहां रूस की सेना तैनात है। लड़ाई जब छिड़ेगी तब छिड़ेगी और भले ही उसमें रूस, यूक्रेन और यूक्रेन के साथ अमेरिका लड़े, लेकिन इसका खमियाजा पूरी दुनिया भुगतेगी। इसका ट्रेलर दिखना भी शुरू हो गया। इस जंग की आशंका में एक दिन पहले पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट में उथल पुथल मच गई। दुनिया भर के शेयर बाजार डोलने लगे। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। महज एक दिन में भारतीय शेयर बाजार में लोगों के लगभग 9,15,000 करोड़ डूब गए थे। यूरोप के शेयर बाजार में भी 3.8% की गिरावट आई। 18 से भी ज्यादा महीनों में ऐसा पहली बार हुआ जब यूरोप की शेयर मार्केट में एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। वहीं ब्रिटेन की स्टॉक मार्केट को तो 5,300 करोड़ पाउंड यानी भारतीय रुपयों में करीब 5,35,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ। जर्मनी और फ्रांस के स्टॉक एक्सचेंज में भी लगभग 4% वहां पर गिरावट आई। और जिस रूस की वजह से यह सारा बखेड़ा शुरू हुआ, उसके शेयर बाजार को भी चपत लगी, वो 7% गिर गया। अभी तो युद्ध ये छिड़ा भी नहीं है और दुनिया को जंग के साइड इफेक्ट पहले ही दिखने लग गए हैं। हालांकि दुनिया के शेयर बाजारों के गिरने की वजह और भी हैं, लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच जंग की आहट इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच मसला क्या चल रहा है? हजारों मील दूर बैठे अमेरिका को उनके विवाद से क्या दिक्कत हो रही है? तो मसला है रूस के पड़ोस में नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ती पैठ से। नेटो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 30 देशों का मिलिट्री अलायंस है, जिसे दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद आज से 72 साल पहले 1949 में बनाया गया था, ताकि सोवियत संघ से निपटा जा सके। इसी वजह से रूस नेटो को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है, मगर उसका पड़ोसी यूक्रेन वो नेटो का सदस्य बनना चाहता है ताकि उसे अमेरिका का साथ मिल जाए और रूस अपनी हद में रहे, क्योंकि क्राइमिया पर कब्जे के बाद से ही उसकी रूस से ठनी हुई है। लेकिन अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो गया तो अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो के दूसरे सदस्य देशों की सेनाओं को यूक्रेन में तैनात होने का मौका मिल जाएगा। और रूस पहले ही अपने पड़ोस में नेटो के सदस्य देशों से घिरा हुआ है। उसके पड़ोस में नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया, पोलैंड और लिथुआनिया नेटो में शामिल है। ऐसे में अगर यूक्रेन भी नेटो से जुड़ गया तो अमेरिका की सेना रूस के पड़ोस तक आ जाएगी। रूस के लिए यह खतरा बहुत बड़ा है। और फिर बात सिर्फ पड़ोस की ही नहीं है। यूक्रेन 30 साल पहले तक सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, इसलिए उसके और रूस के समाज और संस्कृति की जड़ें एक ही हैं। यूक्रेन में रूसी भाषा भी बोली जाती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तो पिछले साल यह तक कह दिया था कि रूस के लोग और यूक्रेन के लोग एक ही देश हैं। मतलब रूस के लिए यूक्रेन एक पड़ोसी से कहीं बढ़कर है। इसी वजह से वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनकर अमेरिका के पाले में नहीं जाने देना चाहता। लेकिन बिल्कुल इन्हीं वजहों से अमेरिका यूक्रेन को अपनी टीम में शामिल करना चाहता है।
यूक्रेन के रूस का पड़ोसी होने और उसके समाज के रूस से इतने जुड़ा होने की वजह से अमेरिका यूक्रेन को अपने साथ लाकर रूस को उसके इलाके में ही घेरने में जुटा है। सौ बात की एक बात यह कि विवाद पर अमेरिका और रूस के बीच कई बार बात हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। पिछले हफ्ते भी दोनों देशों की मुलाकात बेनतीजा रही थी। यहां तक कि दोनों देशों के राष्ट्रपति जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन के बीच भी बात हुई थी, लेकिन बातचीत से बात नहीं बनी, क्योंकि रूस की मांग है कि अमेरिका उसे गारंटी दे कि वो यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करेगा और नेटो रूस के पड़ोस में अपना विस्तार भी रोक देगा। लेकिन अमेरिका को रूस की यह शर्त ही मंजूर नहीं। उसका कहना है कि मुद्दा रूस का आक्रामक रवैया है, नेटो का विस्तार नहीं है। हिमाचल सरकार ने बिजली पर लोगों को राहत दी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में 60 यूनिट तक हर महीने बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया। महाराष्ट्र के गोंदिया में नक्सलियों ने सरकारी बस कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में कुछ बैनर लगाए, लेकिन हड़ताल कर रहे इन कर्मचारियों ने भी साफ कर दिया कि उन्हें नक्सलियों के समर्थन की जरूरत नहीं है। पिछले साल अक्टूबर से ये बस कर्मचारी वेतन समेत अपनी अलग अलग मांगों के लिए हड़ताल कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि नक्सली बड़े आंदोलनों के समर्थन में ऐसी हरकतें करते हैं ताकि कुछ लोग उनके झांसे में आ जाएं। ना हमें कभी उनको सपोर्ट मांगा है, ना हमसे उनका कोई लेना देना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस के मौके पर देश को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने देशवासियों से कोरोना से बचाव के लिए पहले की तरह सावधानी बरतने की अपील की। इतना ही नहीं, उन्होंने मरीजों की सेवा करने वाले मेडिकल स्टाफ की तारीफ भी की। मुझे विश्वास है कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत आज बेहतर स्थिति में है। बहुत बड़ी खबर आई बिहार से, जहां रेलवे की परीक्षा में धांधली के आरोपों में छात्रों का विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन हिंसक हो गया। राज्य में कहीं तोड़फोड़ की गई तो कहीं पर आगजनी भी हुई, जिसकी एक तस्वीर आरा से सामने आई, जहां एक पैसेंजर ट्रेन में न केवल तोड़फोड़ की गई बल्कि एक बोगी में आग भी लगा दी गई। जबकि पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर पुलिस और छात्र आमने सामने आ गए। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, क्या पता चला? जी किशोर, बिहार के कई हिस्सों में अभी भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है और उनका साफ तौर पर यह मानना है कि रेलवे भर्ती बोर्ड जब तक इस रिजल्ट में सुधार नहीं करता है तब तक उनका इसी तरह से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन से रेलवे को भारी नुकसान हुआ है और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि एक बार फिर से दूसरे दिन ये छात्र इसी तरह से रेलवे ट्रैक पर उतरे और अपना विरोध प्रदर्शन करें। ऐसे में रेलवे को एहतियात के तौर पर अपनी तैयारी भी करनी होगी। बिहार के कई हिस्सों में रेलवे की परीक्षा में धांधली के आरोपों पर प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। हंगामा कर रहे छात्र रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती के लिए आए नतीजे पर सवाल उठा रहे हैं। और इसी कड़ी में सैकड़ों प्रदर्शनकारी नवादा रेलवे स्टेशन का घेराव करने पहुंच गए। प्लेटफॉर्म से उतरकर वो पटरियों पर उतर आए और ट्रेनों को वहां से आगे जाने से रोक दिया। इसके लिए उन्होंने कई जगहों पर पटरियों को नुकसान पहुंचाया, तो वहां मौजूद पटरियां बिछाने में काम आने वाली एक मशीन को भी फूंक डाला। इन हालात में वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलानी पड़ी, जो आग बुझाने के काम में जुट गई। बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी वहां पहुंचे और हंगामा कर रहे छात्रों को खदेड़ दिया, लेकिन वो अपनी मांग मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखे। हमारी प्राण भी त्याग, क्या नाम हुआ? तो इस पटरी पर त्यागने का क्या? नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्टेशन पर तो प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन की पटरी को उखाड़ कर रख दिया, जिसकी वजह से नई दिल्ली जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस घंटों वहां खड़ी रही। जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस बल वहां पहुंचा और रास्ते को साफ कराया, तब कहीं जाकर वो ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकी। कुछ इसी तरह की तस्वीरें राज्य के दूसरे शहरों से भी सामने आई, जिनमें छपरा भी शामिल है। वहां के बाजपट्टी रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हो गए और उन्होंने पटरियों पर उतरकर रेलवे प्रशासन के खिलाफ खूब नारे लगाए। कुछ इसी तरह का हंगामा पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन पर आधी रात से ही खड़ा हो गया, जब हजारों की संख्या में छात्र वहां पहुंच गए और वहां से आने जाने वाली कई ट्रेनों का रास्ता रोक दिया। इन हालात में आनन फानन में बड़ी संख्या में पुलिस बल को पहुंचना पड़ा और पटरियों पर उतरे लोगों को वहां से हटाने के लिए सख्ती बरतनी पड़ी। लोगों का भी इसमें हाथ है पीछे से, हम लोगों को सूचना मिल रही है, ऊपर एफआईआर करेंगे हम लोग और कड़ी कार्रवाई करेंगे। आरा स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को जैम करके प्रदर्शन कर रहे छात्रों को जब वहां पहुंची पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसका जवाब पुलिस ने भी उन पर आंसू गैस के गोले दाग कर दिया। लेकिन इस पर हंगामा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि साल 2019 में रेलवे के ग्रुप डी में 35,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली गई थीं, जिसके तहत स्टेशन मास्टर और क्लर्क जैसे पदों पर नौकरी दी जानी है। लेकिन इन पदों के लिए रेलवे के पास करीब 1.5 करोड़ आवेदन आए।
इन पदों पर नौकरी निकालते वक्त रेलवे का कहना था कि लिखित परीक्षा के पहले राउंड के बाद कुल सीटों से 20 गुना ज्यादा छात्रों को चुना जाएगा, जिसके बाद रेलवे ने उसके पास आए आवेदनों में 20 गुना रोल नंबर चुने। लेकिन छात्रों को परेशानी इस बात से है कि अगर किसी छात्र ने 3 पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है तो एक ही छात्र का आवेदन 3 पदों के लिए है। छात्रों की मांग है कि रेलवे को हर पद के लिए अलग अलग छात्र को चुनना चाहिए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि रेलवे ने इस तरह से 20 गुना नहीं बल्कि 11 गुना ही रिजल्ट दिया है। लेकिन बीते 2 दिन से बिहार के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश में जुटी रेलवे ने भी हंगामा कर रहे छात्रों पर सख्त रवैया अपना लिया और इन छात्रों को यह चेतावनी दे डाली कि अगर वो इसी तरह बवाल खड़ा करते रहेंगे तो वो हमेशा के लिए रेलवे की नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासी संग्राम छिड़ने में देर नहीं लगी। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव छात्रों के समर्थन में उतर आए। उन्होंने सरकार से छात्रों की समस्या को जल्द दूर करने की अपील की। सौभाग्य की बात है कि 13 जनवरी को परीक्षा के नतीजे आने के बाद से छात्रों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ इस भर्ती प्रक्रिया को कई बार कोरोना महामारी ने भी पटरी से उतारा है और अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि छात्रों को नौकरी कब तक दी जाएगी। कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक सब स्ट्रेन दुनिया भर में लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। सब स्ट्रेन का मतलब है कि एक अलग तरह का ओमिक्रॉन। कहा जा रहा है कि यह वाला ओमिक्रॉन RT-PCR टेस्ट से भी पता नहीं चल पाता। मध्य प्रदेश में भी ओमिक्रॉन के इस सब स्ट्रेन के मरीज मिल रहे हैं। जिनका इलाज कर रहे डॉक्टरों को यह सब स्ट्रेन ज्यादा खतरनाक लग रहा है। लंग्स में सीटी स्कैन में इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। इनमें से कुछ मरीज ऐसे हैं जिनको किडनी का रोग है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है एवं कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन पे भी लेना पड़ा है। ओमिक्रॉन के इस सब स्ट्रेन का नाम है BA.2। इस नए ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद राज्य सरकारों के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं। BA.2 के जो वो केसेस आएंगे उनका भी पूरा प्रोटोकॉल हम लोग पालन करेंगे और जो गाइडलाइन मिलेगी उसके अनुसार। अब तक जिस ओमिक्रॉन के मरीज देश में मिल रहे थे वो तेजी से फैलता तो था लेकिन उसके लक्षण गंभीर नहीं थे। इसीलिए कोरोना वायरस की तीसरी लहर में काफी कम मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन BA.2 के मामले में हालात कुछ अलग है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ओमिक्रॉन का यह सब स्ट्रेन RT-PCR टेस्ट को भी चकमा दे सकता है। RT-PCR टेस्ट को देश में कोरोना की जांच का सबसे सटीक टेस्ट माना जाता है, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि BA.2 जिन मरीजों को होता है उन मरीजों को RT-PCR टेस्ट कोरोना नेगेटिव बता देता है। और दूसरी परेशानी यह है कि ऐसे मरीजों को केवल सर्दी जुकाम या बुखार की शिकायत नहीं होती बल्कि फेफड़ों में संक्रमण फैलने लगता है। फेफड़ों में संक्रमण का सीधा मतलब यह है कि सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और परेशानी बढ़ने पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। यानी बहुत कुछ वैसा ही जैसा दूसरी लहर में डेल्टा के संक्रमण के बाद होता था। उस वक्त देश में ऑक्सीजन का संकट खड़ा हो गया था। कोरोना वायरस का वेरिएंट ओमिक्रॉन असल में 3 तरह का है। 3 सब स्ट्रेन है इसके, BA.1, BA.2, BA.3। ये तीनों ही ओमिक्रॉन है, लेकिन तीनों एक दूसरे से कुछ कुछ अलग हैं। अभी तक भारत में ही नहीं दुनिया भर में जो ओमिक्रॉन मिल रहा था वो था सबसे पहले वाला ओमिक्रॉन, मतलब BA.1। ओमिक्रॉन के 90% से ज्यादा मरीजों में यही सब स्ट्रेन मिला, लेकिन अब यह दूसरा वाला ओमिक्रॉन फैल रहा है। इसका नाम है BA.2, जो फैलता भी तेजी से और बहुत जल्द मरीज के फेफड़ों तक भी पहुंचता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में 8000 से ज्यादा मामले इस दूसरे वाले ओमिक्रॉन के मिल चुके हैं, जो RT-PCR टेस्ट में नहीं पकड़ा जाता। सौभाग्य की एक बात यह कि ओमिक्रॉन के इस सब स्ट्रेन के बारे में अभी तक WHO ने कोई अलग दिशा निर्देश नहीं दिए हैं। इसे खतरनाक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये कई बार टेस्ट को भी चकमा दे देता है। इसलिए BA.2 की जांच कर रही एजेंसियों ने साफ कहा है कि जागरूक रहना ही सबसे बड़ा उपचार है। मतलब यह कि जैसे ही मरीज को कोई लक्षण महसूस हो, डॉक्टर की सलाह लेकर टेस्ट की रिपोर्ट आए बिना ही इलाज शुरू कर दिया जाए। बड़ी खबर आई दिल्ली से, जहां पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ। इस बार पद्म पुरस्कार पाने वालों में एक चौंकाने वाला नाम कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का रहा। गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा, पद्म भूषण सम्मान दिया जाएगा। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और 2014 में बनी मोदी सरकार के दौरान राज्यसभा में नेता विपक्ष के पद पर भी रह चुके हैं। विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, गुलाम नबी आजाद एक चौंकाने वाला नाम और कुछ? देखिए, बिल्कुल चौंकाने वाला नाम है किशोर, क्योंकि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं। पिछले दिनों जो कांग्रेस में एक G23 समूह बना था जो लगातार कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ मुखर रहता था, उसके सदस्य भी हैं। हालांकि अभी तक कोई राजनीतिक बयान नहीं आया,
लेकिन गुलाम नबी आजाद का नाम काफी चौंकाने वाला था। इसके अलावा लेफ्ट के बड़े नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य को भी पद्म पुरस्कार मिला। इस बार पद्म भूषण उन्हें दिया गया है। कुल 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, जिसमें बुद्धदेव भट्टाचार्य और गुलाम नबी आजाद दोनों ही शामिल हैं। इसके अलावा सीडीएस जनरल विपिन रावत और कल्याण सिंह समेत 4 लोगों को, दिवंगत कल्याण सिंह समेत 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और इसमें कहा गया है कि गुलाम नबी आजाद को लेकर के अभी तक उनकी हालांकि प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन गुलाम नबी आजाद का नाम काफी चौंकाता है। शुक्रिया विक्रांत आपका। सरकार ने कुल 128 नामों का ऐलान किया है जिन्हें पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें 4 पद्म विभूषण हैं, इनमें 3 मरणोपरांत पुरस्कार दिए जाएंगे। पहला नाम दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का है, दूसरा यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का है, तीसरा नाम धार्मिक किताबें प्रकाशित करने वाली कंपनी गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना करने वाले राधेश्याम खेमका का है। 17 लोगों को पद्म भूषण दिए जाएंगे, जिनमें अहम नाम कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद का है। उनके अलावा गृह सचिव रहे राजीव महर्षि को भी पद्म भूषण दिया जाएगा। उद्योग जगत से भी कुछ बड़े नाम इस लिस्ट में हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला को भी यह पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को भी पद्म भूषण दिया जाएगा। इनके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना करने वाले साइरस पूनावाला भी पद्म भूषण पाने वालों की लिस्ट में है। पश्चिम बंगाल के सीएम रह चुके बुद्धदेव भट्टाचार्य का नाम भी पद्म भूषण पुरस्कार पाने वालों में है। 107 लोगों का नाम पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों की लिस्ट में है। कुल 128 लोगों की लिस्ट में 34 महिलाएं हैं। सौभाग्य की एक बात यह कि हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया जाता है। इनमें इस बार खिलाड़ियों का भी बोलबाला है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में देश का नाम रोशन किया। इसके अलावा राजनीति, कला, शिक्षा और खेल से जुड़े कई बड़े नाम इस लिस्ट में हैं। लगाम कुछ तो लगाओ जबान के ऊपर, लगाम कुछ तो लगाओ जबान के ऊपर, लगे न दाग सुखनवर की शान के ऊपर। सौभाग्य की बात कही विश्वास ने, समझ में आता नहीं अब मिजाज मौसम का, भरोसा घटने लगा आसमान के ऊपर। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौभाग्य की बात।